चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है, और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात का मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब, इस घर के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए, जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना। हम सुबह से भूखे हैं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की,
कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि यह नॉर्मल बात थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो यह है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की कि तानिया शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तानिया ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था, मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी, उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी
उसकी कोई औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दिनों की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलट कर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की। हमें वहां से गए हुए कई महीने हो गए हैं। हमने वो भयानक हवेली छोड़ दी है। हफ्तों की पीड़ा और डर के बाद हमने आखिरकार तय कर लिया कि अब बहुत हो गया और इसलिए हमने अपना सामान पैक कर लिया और वहां से निकल गए। मैं समीरा हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेरे बॉयफ्रेंड सौरव के साथ रह रही हूँ और 5 महीने पहले ही हमने शादी भी कर ली। हम रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान हमने बहुत से घर देखे जिनका रेट काफी ज्यादा था। तभी स्क्रॉल करते हुए हमें 3 किलोमीटर दूर एक हवेली दिखी जिसका रेट काफी कम था। मैं और मेरे पति इसे देखते ही खुश हो गए और इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। इसलिए बिना सोचे समझे हमने हवेली के मालिक से कॉल पर बात की। अगले दिन हम हवेली देखने गए। बाहर से ये शानदार लग रही थी, काफी बड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि इसका मालिक हमारे साथ हवेली में नहीं आया था। हम हवेली के बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ये मेहरा आ क्यों नहीं रहा है? आता होगा, देखते हैं कुछ और देर। उसे कॉल करके पूछो आएगा भी या नहीं।
सौरव ने उसे कॉल की। मेरा जी, हम हवेली पर पहुंच गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब तक आएंगे? मैं आज थोड़ा बिजी हूं, आप हवेली देख लो, अगर पसंद आ जाए तो हम डील पक्की कर लेंगे। हम अंदर गए। हवेली अच्छी थी, काफी पुराने सामान भी रखे हुए थे। हवेली देखने के बाद हमने डील पक्की कर ली और अब वो शानदार हवेली हमारी थी। अगले ही दिन हम एक बड़े ट्रक में सारा सामान रखकर अपनी कार में हम वहां पहुंचे। दिन भर के काम के बाद काफी थकान हो गई थी। उस रात हम सोने चले गए। मैं बहुत खुश थी। सोने से कुछ देर पहले मैं बेड पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने किताब को बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सो गई। उसी रात मैं अचानक आधी रात में जाग गई थी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने आंखें तिरछी करके खिड़की की तरफ देखा। वहां काफी अंधेरा था। काफी जोर जोर से हवाएं चल रही थी, जिससे खिड़की का पर्दा बहुत तेज और काफी ऊपर तक उड़ रहा था। बीच बीच में मुझे खिड़की के बाहर साया भी नजर आ रहा था। काफी अजीब स्थिति थी। मैं जम गई थी। मैं कोशिश करती रही, लेकिन आंखों के अलावा कुछ नहीं हिला पाई और न बोल पा रही थी। मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मानो जैसे किसी ने मेरे होंठ सिल दिए हो। खिड़की पर खट खट की आवाज आई। फिर मेरा पसीना बहने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। खिड़की पर कोई था जो इस पर खट खट कर रहा था। मैं उस साए का भयानक हाथ खिड़की पर देख रही थी। मैं जानती थी कोई मुझे देख रहा है, लेकिन कौन था? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपना सिर नहीं घुमा पाई। मेरे साथ सौरव के अलावा उस घर में कोई नहीं था और सौरव तो मेरे साथ ही सो रहा था। कुछ देर में खटखट बंद हो गई। फिर मुझे वो परछाई बहुत तेजी से छत की ओर जाती हुई दिखाई दी। लगातार मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा शरीर और मुंह बांध दिया था। फिर एक भारी आवाज आई, कोई भूखा था, भूख भूख कह रहा था। उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं डर के मारे शायद बेहोश हो गई या मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी। सौरव अभी भी सो रहा था। मैंने देखा कि मेरी किताब जमीन पर 4 फीट दूर पड़ी है। मुझे रात का सब सीन याद था, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा शायद ये एक सपना था। मुझे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं लगी। मैंने मान लिया कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में जाने लगी। सौरव भी तब तक उठ गया था। मैं हैरान थी क्योंकि रसोई ज्यादातर सफेद और काले रंग की थी। हर जगह फंगस और मिट्टी जमी हुई थी। सिंक में काले दाग और जंग लगा हुआ था। दीवारों में दरारें पड़ गई और अलमारियां टूटी फूटी थी। 2 दिन पहले जब हम हवेली देखने आए तो रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं था। सौरव, सौरव जरा यहाँ तो आओ, देखो ये क्या है। सौरव समीरा की आवाज सुनकर वहां आता है। क्या हुआ? ये देखो, रसोई कल ऐसी तो नहीं थी। ये सब क्या है? ऐसी ही तो थी, मतलब ऐसी ही होगी यार। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरी तरह तूने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक दिन में रसोई का इंटीरियर तो बदलने से रहा। हाँ, सही कह रहे हो। ऐसे ही थोड़ी इतने सस्ते में हवेली बेच दी। अब ये सब ठीक करवाने के पैसे तो हमें ही लगाने हैं। मुझे सौरव की बात सही लगी। उसके बाद हमने नाश्ता किया, अपने काम पर चले गए। रात को हम दोनों वापस आए। मैंने देखा कि जंग लगा दागदार सिंक अब पूरी तरह से बेदाग था। सौरव और मैं एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सच कहूं तो घबराए हुए भी थे कि ये सब क्या हो रहा था। मैंने हाथ धोने के लिए सिंक का नल चलाया तो पानी की पाइपों में गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई। जब पानी आया तो देखा पानी मैला गंदा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कचरा और गंदगी थी। लगता है टंकी में कचरा है, इसे भी साफ करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सिंक अपने आप कैसे साफ हो गया? तुमने देखा था ना सुबह यहाँ कितनी गंदगी थी। हाँ, हो सकता है मेरा जी ने कोई मेड लगा रखी हो हवेली की देखभाल के लिए। हो सकता है। उन्हें कॉल करके पूछो कि उनकी तरफ से यहाँ कोई सफाई करने आता है क्या। सौरव ने मेहरा जी को कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक अलमारी के ऊपर रखा एक कांच जोर से नीचे गिर गया। हम चौंक गए। तभी अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जैसे इसमें कुछ था। हम दोनों डर गए। सौरव, मुझे बहुत डर लग रहा है।
इसमें क्या है? डरो मत, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को बुलाओ, कुछ गड़बड़ है यहाँ। कौन है? मुझे तो कल से ही लग रहा है ये जगह सही नहीं है, हमें नहीं रहना चाहिए यहाँ। सौरव अलमारी के पास जाने लगा। मैंने सौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे अलमारी के पास नहीं जाने दिया। अचानक अलमारी खुल गई और उसमें से एक काली बिल्ली कूदकर बाहर निकली। ओहो, ये कमबख्त बिल्ली डरा रही थी कब से। मुझे लगता है इसी बिल्ली ने सिंक की गंदगी भी खाली होगी। अच्छा मजाक है। इसके बाद हम डिनर करके एक कमरे में सोने चले गए। मैं रोज की तरह किताब पढ़कर कुछ देर में सो गई। आधी रात में ये आवाज सुनकर मैं जाग गई। पिछली रात की तरह मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी, सिर्फ आंखें हिला सकती थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने नजरें तिरछी की। एक तरफ सौरव सो रहा था, दूसरी तरफ मेरे बगल में जमीन पर मेरे पास कोई बैठा था, लेकिन मैं गर्दन नहीं हिला सकती थी। मेरे आंसू बहते रहे। वो इंसान नहीं था, बिल्कुल काला भयानक शैतान भूत साया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा था, लगभग 8 फीट। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। वो बेड पर मेरे पैरों के पास आ गया और मुस्कुराने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं नहीं जानती मैं कब सो गई और जब उठी तो सुबह हो गई थी और मेरी किताब वहीं 4 फीट दूर गिरी हुई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो सपना था या सच। मैं रोने लगी और मैंने सौरव को उठाया, उसे सारी बात बताई। लेकिन ये सच नहीं हो सकता समीरा, तुमने सपना ही देखा है, मैं जानता हूँ। मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे ना? तुम्हें लग रहा है मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए जागता रहूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैं रसोई में गई तो ये फिर बुरी हालत में थी और सिंक में काले धब्बे और गंदगी थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रही हूँ हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कैसी बात कर रही हो? ये हमने खरीदी है हमारे लिए, ऐसे कैसे छोड़ दें? मरने से तो बेहतर है ना इसे छोड़ना। बस भी करो, आज ही रात देखते हैं क्या होगा। सौरव और मैं बेड पर बैठे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मैं सो गई। आधी रात में फिर से वही आवाज आई, भूख भूख। मैं जाग गई। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं डर गई, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं हिल सकती थी। मैं भागकर कमरे से बाहर गई और सौरव को बुलाने लगी। सौरव, सौरव कहाँ हो तुम? मैंने देखा कि सौरव अंधेरे में रसोई के पास डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रहा था। मैं उसके पास गई। सौरव, आधी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तो डर ही गई थी। भूख भूख। समीरा चिल्लाती है और सौरव अपना चेहरा समीरा की तरफ करता है। सौरव चूहा खा रहा है। समीरा जोर जोर से चिल्लाती है। सौरव का चेहरा बिल्कुल काला और उस भूत जैसा दिख रहा था। मैं डर से चिल्लाते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई और मैंने देखा कि सौरव कमरे के बाथरूम से बाहर निकल रहा है। तुम यहाँ हो तो वहां वो कौन था? सौरव, चलो यहाँ से अभी। यहाँ कोई भूत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा वहम है ये सब। अच्छा दिखाओ, चलो कहाँ है? आज तो मैं उस भूत को छोड़ूंगा नहीं। मैं सौरव के साथ रसोई में गई तो वहां कोई भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, यही था। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं अब। हम दोनों वापस कमरे में जाने लगे। तभी डाइनिंग टेबल से बर्तन गिरने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो सभी बर्तन हवा में उड़कर गिरने लगे। वहां कुर्सी पर वही भयानक काला साया बैठा था। अब सौरव को भी यकीन हो गया था कि वो मेरा वहम नहीं था। मैं और सौरव डर के मारे जल्दी से वहां से भागकर कमरे में चले गए। मैंने कहा था ना, ये हवेली भूतिया है, वो हम दोनों को मार देगा। अब क्या करें, कैसे बचे? ये साया सिर्फ अंधेरे में ही आता है। जल्दी से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दो। हमने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की, लैंप जला दिए और मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर ली।
पूरे कमरे में रोशनी हो गई थी। अचानक तेज आवाज के साथ हमारा दरवाजा टूट गया। दरवाजे पर वही भूत था, लेकिन कमरे की रोशनी देखकर वो खिड़की की ओर से बाहर निकलकर कहीं गायब हो गया। हम रात भर जागते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सौरभ, सुबह होते ही हमें इस हवेली से निकलना होगा। हाँ समीरा, तुम ठीक कह रही हो, वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। जैसे ही सूरज निकला, मैं और सौरभ दोनों पहले कमरे से बाहर आए और देखा कि वो शैतान कहीं अभी भी हवेली में ही तो नहीं है। थोड़ा यहाँ वहां देखने के बाद हम दोनों ही जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल आए और उससे काफी दूर चले गए और उस दिन के बाद से वापस कभी उस हवेली की तरफ भी नहीं गए। हमने वो हवेली छोड़ दी। एक और रात वहां रहना मौत को गले लगाने जैसा होता। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।